जी सर ठीक है। Before deploying applications to the cloud, it is necessary to consider your business requirements. Following are the issues one must consider. अब ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी ने क्लाउड पे मूव करना है तो स्ट्रेट वे वो कहे मैंने क्लाउड पे मूव करना है, क्लाउड पे मूव कर जाए। नेवर। कुछ चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी है। वो कंसीडर क्या करनी है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चीजें आपने के आया कि वो जो सबसे बेसिक पॉइंट है। देखिए, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है ऑनलाइन सिस्टम, आपने रैंडमली कभी कभार यूज करना होता है, तो ऑनलाइन सिस्टम जो है आपको वो क्या कर रहा है, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, तो आपको क्लाउड बेस्ड सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, क्लाउड बेस्ड ऐप की जरूरत ही नहीं है। अगर आप उस पर मूव करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम पे आपका जो एक्सपेंस आ रहा है $100 है, जैसे आप क्लाउड पे जाते हैं एज पे पर यूज मॉडल है, तो उस पे जो आपका एक्सपेंस है वो $1000 पे चला जाता है। आपकी मंथली इनकम $900 है, आप तो लॉस में चले गए। लॉजिकली प्लानिंग में कुछ आपके कुछ फेजेस हैं जो आपने वो क्या करने हैं, वो कंसीडर करने होते हैं। सबसे पहले क्या है, डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिक्वायरमेंट, कि आया कि आपका डाटा प्राइवेट रहेगा, सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा। सेकेंड है बजट रिक्वायरमेंट, जो हमने भी डिस्कस की। थर्ड इज टाइप ऑफ क्लाउड, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड। इन सब की जो क्लाउड की जो टाइप्स है ये आगे हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि आपको क्लाउड के जो सोर्सेज हैं किस तरह के चाहिए, टोटली पब्लिक चाहिए, प्राइवेट चाहिए, या मिक्स फ्लेवर चाहिए, या हाइब्रिड भी चाहिए। डाटा बैकअप रिक्वायरमेंट्स, ऑटोमेटिकली डाटा बैकअप्स हैं या आपने मैन्युअली लेना है, या जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो बैकअप ले रहा है। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, कि आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर इसको डिप्लॉय करना है, आया कि उसकी ट्रेनिंग फेज, या मीन्स अगर एम्प्लॉयज हैं 100+ हैं, 1000+ हैं, तो उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उसके लिए सिस्टम सबको चाहिए होंगे, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, बला बला सारी चीजें कंसीडर करनी है। डैशबोर्ड एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, आपने देखा होगा कि एडमिशन ऑफिस की, एग्जामिनेशन ऑफिस की, या डिपार्टमेंट की, या अकाउंट्स की, सबकी रिपोर्टिंग डिफरेंट होती है। वो सबको उसी के अकॉर्डिंगली डैशबोर्ड मिल रहा है, जिसकी जो जो रिपोर्ट्स हैं वो कस्टमाइजेबल हैं, या स्टैंडर्ड सबको एक रिपोर्ट डैशबोर्ड मिल रहा है। क्लाइंट एक्सेस रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की जो एक्सेस है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और डाटा एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। डाटा एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप लॉक इन स्टेट पे चले जाते हैं। जब आप किसी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज लेते हैं, आया कि वो आपको डाटा एक्सपोर्ट करने देता है या नहीं करने देता। अगर नहीं करने देता तो देन यू पीपल आर स्टक विद दैट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। आप इस मूव नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा उसकी प्रॉपर्टी है। जब डाटा उसकी प्रॉपर्टी, आप क्या करेंगे, इतना सारा डाटा आप हार्ड में लेके तो आप उसको किसी भी सिस्टम में डिप्लॉय एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी आपने पहले गो थ्रू करनी है, एक फिजिबिलिटी स्टडी बनानी है। फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद फिर आप कह सकते हैं कि आपने क्या करना है, क्लाउड को प्लान किया, आपने क्लाउड पे मूव करना है या नहीं करना। इसी तरीके से स्ट्रेटेजी फेज, प्लानिंग फेज और डिप्लॉयमेंट फेज, जब आप इन सारे फेजेस से कंप्लीट होने के बाद आप एग्री कर जाते हैं, तो तब आप इसको क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के बाद एंड पे है डिप्लॉयमेंट में मेंटेनेंस फेज। अब इसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपने इसको मेंटेन करना है, अपग्रेड करना है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स भी आपने यहाँ पे कंसीडर करनी है। आया कि आपके साथ उसका जो एग्रीमेंट होता है वो किस तरह का होता है। अब इनके जो ये बिजनेस आर्किटेक्चर क्या है, आईटी आर्किटेक्चर क्या होगा, क्वालिटी सर्विस किस तरीके से मिलेगी, ये सारी चीजें बीच में डिस्कस की हुई है नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में, ये आपने खुद से पढ़ लेनी है। दैट मींस उसके जो बेसिक फेज है कौन कौन से, स्ट्रेटेजी फेज, प्लानिंग फेज और डिप्लॉयमेंट फेज। तो आप ऐसे नहीं ब्लाइंडली जाके डिप्लॉयमेंट पे नहीं पहुंच जाते, आप पहले स्ट्रेटेजी फेज बनाते हैं, स्ट्रेटेजी करते हैं आया कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिजिबिलिटी बनाते हैं, फिर प्लान आउट करते हैं, प्लान आउट करने के बाद फिर आप उस पर जाते हैं डिप्लॉयमेंट पे। कि प्लान आउट में भी ये भी फेज शामिल होता है कि आया कि अगर यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव लूं या बैरिया का या अपनी इंस्टीट्यूट का, जब आपने डिप्लॉयमेंट की तरफ जाना है, डिप्लॉयमेंट ये ना हो कि आपका सेमेस्टर चल रहा हो और आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो आप तो स्टक हो जाएंगे, आपकी डेली डे टू डे एक्टिविटीज सारी स्टक हो जाएंगी। या अगर आपने उसको डिप्लॉयमेंट फेज में प्लानिंग की है, प्लानिंग फेज में आपने कहा पैरेलल 2 सिस्टम को चलाना है तो किस तरीके से चलाना है, तो कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करने के बाद भला आपने उसके बाद उसको शिफ्ट करना है। That is your managerial decision, but you have to go through these phases: strategy phase, planning phase, and then deployment phase. ये उनकी छोटी छोटी डिस्कशंस दी हुई है, ये आप देख लीजिए खुद से। उसके बाद आता है क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, देयर आर सर्टेन टेक्नोलॉजीज वर्किंग बिहाइंड द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, मेकिंग क्लाउड कंप्यूटिंग फ्लेक्सिबल, रिलायबल एंड यूजेबल। और वो कौन सी हैं, दीज आर लिस्टेड बिलो।
सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है विजुअलाइजेशन का आता है, एंड सेकंड इज द सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, थर्ड इज ग्रेड कंप्यूटिंग, एंड द फोर्थ इज यूटिलिटी कंप्यूटिंग। जब हम विजुअलाइजेशन का बात करते हैं तो विजुअलाइजेशन से आप सारे फेमिलियर होंगे। क्या होता है, एक आपका एक विजुअलाइज रिसोर्स क्रिएट कर दिया जाता है, ऐसा होता है बेटा विजुअलाइजेशन यस का। सर, यस सर। ओके, क्या कहते हैं, Yes, विजुअलाइजेशन इज अ टेक्निक व्हिच अलाउज टू शेयर सिंगल फिजिकल इंस्टेंस ऑफ एन एप्लीकेशन or resource among multiple organizations or tenants। tenants के मतलब क्या होते हैं, customers। It does this by assigning a logical name to the physical resource। अभी आप जब स्टोरेज की बात कर रहे थे, हमें इतनी सारी हार्ड ड्राइव लगाने की जरूरत नहीं होती। हम उसका क्या करते हैं, एक विजुअलाइज क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपकी जो एप्लीकेशन, जो आपकी मशीन होती है, वो अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक जगह पे डिप्लॉय है, तो ऐसा नहीं है कि अगर उसकी लिमिट है एक सर्वर पे, जैसे हम बात कर रहे थे कि लाहौर बोर्ड का कुछ अर्सा पहले जो सिस्टम था, अभी मेरे ख्याल में ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिजल्ट के लिए वो अनाउंस जो करते हैं वो ऑनलाइन सिस्टम है। उस ऑनलाइन सिस्टम की एक लिमिटेशन थी कि सपोज 1000 क्लाइंट 1000 स्टूडेंट्स एट ए टाइम उसको रिक्वेस्ट कर सकते थे या रिजल्ट देख सकते थे। जैसे उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया, पता है लाहौर बोर्ड के साथ कितने बोर्ड्स कितनी यूनिवर्सिटीज लिंक्ड है, तो उसकी 1000 की बजाय वो 2000 3000 पे रिक्वेस्ट चली गई। जब आप क्यूरी करते हो तो आपका सर्वर आपको एंटरटेन नहीं करता, आप सर्वर क्रैश कर जाता है, आप वेट करना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर आपकी जो क्लाउड में, जो ऑनलाइन में जो ये लिमिटेशन थी, जो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये इसको ओवरकम किया गया है, क्या होता है, जैसे ही आप उस लिमिट पे पहुंचते हैं वो आपका एक और विजुअलाइज रिसोर्स क्रिएट कर देता है और वो विजुअलाइज रिसोर्स आपको एंटरटेन करता है। अगर उसकी लिमिट इंक्रीज होती है, विजुअलाइजेशन को हम सर्वर कहेंगे, जी सर्वर बेटा, कह सकते हैं सर, विजुअलाइजेशन को हम सर्वर कह सकते हैं, सर्वर। आवाज सही नहीं आ रही बेटा आपकी, सर मैंने कहा विजुअलाइजेशन को हम सर्वर कह सकते हैं। समझ नहीं आई बेटा मुझे आपकी आवाज, पता नहीं, एक सेकंड। सर मैं कह रहा हूँ कि विजुअलाइजेशन को हम सर्वर कह सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, बेसिकली देखिए आप एक विजुअलाइज को ये कह दे कि एक और सर्वर विजुअलाइज सर्वर क्रिएट कर देता है। जैसा ये आपका नॉर्मल सर्वर है, आपको जिस तरीके से एंटरटेन कर रहा है तो ना आपकी रिक्वेस्ट को एक विजुअलाइज सर्वर और क्रिएट कर देता है। उसको मींस मैंने विजुअलाइज रिसोर्स की बात की है, रिसोर्स में स्टोरेज भी आ जाती है, सर्वर भी आ जाता है, जो भी आपकी वो एप्लीकेशन है उस तरह की आ जाती है। बेटा वो सर्वर की एग्जांपल लेना चाहते हैं तो विजुअलाइज सर्वर क्रिएट कर देता है, वो आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना स्टार्ट कर देता है। तो सर इसका बेनिफिट क्या होता है हमें, एक और क्रिएट आपका करने का सिस्टम क्रैश बेनिफिट नहीं क्या होता, आपका सिस्टम क्रैश नहीं होता और आपको जो रिसोर्स अवेलेबल होता है 24/7, चाहे जितनी मर्जी रिक्वेस्ट उसके पास जाए। ठीक है। Service oriented architecture help us to use application as a service for other applications regardless the type of vendor, product or technology. Therefore it is possible to exchange the data between applications of different vendors without additional। ये अगेन सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की यही एग्जांपल है। अगर मैं ये उबर क्रीम की लूं, क्या है, आपको मल्टीपल क्या कहते हैं रिसोर्सेज से आपको डाटा आ रहा होता है और एक विजुअलाइज लेयर पे, वो विजुअलाइज लेयर जो मैंने प्रीवियसली अभी डिस्कस किया था, उस विजुअलाइज लेयर पे अगर सपोज मैं करता हूँ, अगर 3 सिस्टम्स हैं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जामिनेशन सिस्टम अलग है, एडमिशन सिस्टम अलग है और अकाउंट सिस्टम अलग है, बट जब आप क्यूरी करते हैं अपने अकाउंट्स के स्टेटस के लिए, तो वो तीनों सिस्टम अगर इंटीग्रेटेड है तो आपकी कुछ वैल्यूज ए सिस्टम से एग्जामिनेशन वाले से आती हैं, कुछ वैल्यूज अकाउंट से आती हैं, कुछ कहां से आती हैं, एडमिशन से। बट मर्ज होकर आपको जो टेबल रिप्रेजेंट हो रहा होता है वो एक सिंगल टेबल होता है जो वैल्यूज मल्टीपल सर्वर से वो फेच करके दे रहा होता है। इसी तरीके से आपकी जो मल्टीपल एप्लीकेशन से कुछ सर्विसेज गूगल से आ रही होती है, कुछ उबर से आ रही होती है, बट वो दोनों क्या हो रही है, मर्ज होकर आपको एक एप्लीकेशन के तौर पे, एक लोकेशन के तौर पे कि आपके पास आसपास को ड्राइवर्स कहाँ पे किन किन लोकेशंस पे हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं तो एक लोकेशन से डेस्टिनेशन लोकेशन पे जो डिस्टेंस कैलकुलेशन होती है वो गूगल की होती है, बट उसमें जो फेयर कैलकुलेशन होती है वो कैसी होती है, उबर क्रीम की होती है। बट ये मल्टीपल रिसोर्सेज मिलके आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर होता है कि मल्टीपल रिसोर्सेज को मर्ज करके एक सिंगल विजुअलाइज्ड रिसोर्स में आपको वो रिसोर्स के तौर पे, सिंगल रिसोर्स के तौर पर प्रोवाइड कर होता है। जहाँ पे मर्ज होती है, जहाँ पे मर्ज होती है उसको विजुअलाइजेशन सर्वर कहेंगे। जी बेटा, जहाँ पे ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स मर्ज होंगी उसको विजुअलाइजेशन सर्वर कहेंगे। विजुअलाइज सर्वर, विजुअलाइज लेयर कहेंगे।
अब इस पे देखें, ठीक है। इसने कहा है इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स सारे क्या हो रहे होते हैं, एक लेयर पे इंटीग्रेट हो रहे होते हैं। ठीक हो गया? ठीक सर, ठीक है। सर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का मिक्सचर होगा या सिंगल सिंगल यानी सिर्फ सॉफ्टवेयर और सिर्फ हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है? बेटा ये दोनों हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों हो सकते हैं। ओके ओके सर। Grid computing refers to the distributed computing in which a group of computers from multiple locations are connected with each other to achieve a common objective. अगर हम इसके एग्जांपल ना लें, हम अपने एग्जांपल लें कि मैं डिस्टेंस लोकेशन में बैठा हूं, आप सारे डिफरेंट लोकेशंस में बैठे हैं, बट हम एक ऑब्जेक्टिव गेन कर रहे हैं। क्या है कि हमारी क्लास की जो कंटिन्यूटी है वो हो रही है, क्लास हमारी हो रही है। तो हम डिस्पर्स लोकेशन पे बैठ के एक हमने एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। वो क्या है कि मैं क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और आप लेक्चर ले रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ग्रिड कंप्यूटिंग। अब इसमें क्या कहता है कि मल्टीपल सिस्टम डिस्पर्स लोकेशंस पे हूं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हिच अ ग्रुप ऑफ कॉमन कंप्यूटर्स फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस आर कनेक्टेड विद ईच अदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। दीस कंप्यूटर सोर्सेज आर हेटेरोजेनियस एंड ज्योग्राफिकली डिस्पर्स। ज्योग्राफिकली डिस्पर्स हूं, एक मुल्तान में सिस्टम पड़ा हुआ है, एक लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है, बट दे आर इंटीग्रेटेड यूजिंग इंटरनेट के जरिए। वो क्या है? अगेन ग्रिड कंप्यूटिंग में हम ये बात कर सकते हैं, गूगल की बात भी कर सकते हैं। गूगल और करीम की अगर जो सर्वर्स हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे डिप्लॉयड हैं, बट दे आर विजुअलाइज्ड, दे आर इंटीग्रेटेड टू सम विद इंटरनेट कनेक्टिविटी। किसी न किसी तरीके से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं। ठीक है? बट इसमें होता क्या है? वो कहता है ग्रिड कंप्यूटिंग ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर पीसेस व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सीपीयूज दैट रिसाइड विद इन द ग्रिड। अब मैंने आपको कहा था जो डिस्टेंस कैलकुलेटर हो रहा होता है वो कहां से हो रहा होता है? वो गूगल से हो रहा होता है। जो फेयर कैलकुलेटर होता है वो कहां से होता है? उबर क्रीम से हो रहा होता है। तो लॉजिकली वो दोनों सिस्टम्स मिलके आपको एक ऑब्जेक्टिव जो आपका है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बट जो कैलकुलेशंस है वो डिफरेंट सर्वर्स पे हो रही है, वो टास्क को ब्रेक करते हैं। डिस्टेंस उसने कैलकुलेट करना है और फेयर इसने कैलकुलेट करना है। तो लॉजिकली वो ग्रिड कंप्यूटिंग की एक एग्जांपल ली जा सकती है। Utility computing is based on pay per use model. It offers computational resources on demand as a metered services. आप metered services से आप आई थिंक आप फेमिलियर होंगे कि घरों में आपके पास जो सर्विसेज होती हैं, जो ब्रॉड नेटवर्क, जो ब्रॉडबैंड की आपको एक्सेस है, पीटीएल के जरिए, पीटीसीएल के जरिए आपको इंटरनेट की जो एक्सेस होती है, वो आपको एज पे पर यूज मॉडल पे नहीं होती। वो आपको क्या होता है कि एक आपका लमसम पैकेज होता है, उस पैकेज पे आपको वो एक्सेस दी जाती है। बट जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला मीटर है वो पे पर यूज मॉडल पे है, वो मीटर सर्विसेज है। जितने यूनिट्स आप कंज्यूम करते हैं, या गैस वाला जितने आप गैस यूज करते हैं उतना आपको वो यूज करता है, उतना आपको वो चार्ज करता है। Cloud computing, grid computing and managed IT services are based on the concept of the utility computing. ये सारे किसकी बेस पे हैं? utility computing पे। और क्लाउड की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है, यही ब्यूटी है कि आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस मल्टीपल टाइम्स आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, जो आपको सेटअप डाउनलोड्स नहीं करने पड़ते, आपको सेटअप इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। तो लॉजिकली इन द लॉन्ग टर्म आपने अगर कोई एप्लीकेशन एक दफा यूज करनी है, सपोज अगर मेरे पास कोई पीडीएफ है उसको मैंने वर्ड पे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं प्रोफेशनल पीडीएफ को ना बाय करता फिरूं। अगर प्रोफेशनल पीडीएफ को मैं बाय करूं तो दैट कॉस्ट मी अराउंड $1000। बट अगर मैंने एक ट्रांजैक्शन करनी है, एक मैंने पीडीएफ को वर्ड पे कन्वर्ट करना है, तो मैं ऑनलाइन किसी भी सर्विस को, क्लाउड सर्विस को यूज कर सकता हूँ। इवन फ्री सर्विसेज भी हो सकती हैं, पेड भी हो सकती हैं। अगर एक दफा मैं कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे उसकी कॉस्ट हो सकता है $10 $5 पड़े। तो लॉजिकली मैंने जब एक ही मैंने काम टास्क परफॉर्म करना था तो मुझे पूरे अडोब प्रोफेशनल को बाय करने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे $1000 पे करने की जरूरत नहीं थी। इससे मेरे टाइम सेविंग भी हुई, कॉस्ट सेविंग भी, दोनों चीजें मेरी इससे हो जाती है। तो इसीलिए जो उबर क्रीम है उनको अपना मैप सिस्टम बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। वो गूगल से सर्विसेज ले रहे हैं, वो गूगल को पे कर देते हैं, छोटी मोटी अमाउंट उसको पे कर देते हैं, कोई भी जिस तरह का भी उनका एग्रीमेंट हुआ। इसके जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो आर्किटेक्चर है दो तरह का है, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड। बैक एंड पे सर्वर एंड पे होता है, और जो इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड होता है क्लाइंट एंड का। एक क्लाइंट एंड का होता है और एक सर्वर एंड का, बैक एंड का आर्किटेक्चर होता है। बेसिकली अभी आपने ये दो चीजें याद रखनी है कि दो होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। नॉर्मली क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंसिस्ट ऑफ सर्वर, स्टोरेज, डिवाइसेस, नेटवर्क, क्लाउड, ये हम आगे स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको इसको स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ।
जो क्लाउड सर्वर है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म्स, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स, ब्ला ब्ला, सारी चीजें उस पर वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं जो क्लाइंट। अब इसमें जो एक सबसे मजे की चीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, फंडामेंटल कंस्ट्रेंट्स दैट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर शुड इंप्लीमेंट आर शोन। ये 4 कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करने चाहिए। कौन कौन से? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि अगर ट्रांसपेरेंसी में अगर कोई आप क्लाउड रिसोर्स यूज कर रहे हैं, अगर मैंने यूज किया है तो उसका चार्ज भी मुझे होना चाहिए। ये नहीं है कि वहां पे 5 अगर लोग यूजर्स हैं, यूज कर रहे हैं, चार्ज यूज मैं कर रहा हूँ तो चार्ज किसी और को कर दे। वो जो ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जिस आईडी के अगेंस्ट ट्रांजेक्शन हो रही है तो उस आईडी के अगेंस्ट वो क्या करे, उसको चार्ज करे। स्केलेबिलिटी कि आप उसकी एक्सटेंशन करना चाहते हैं, आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं दैट शुड बी सपोर्टिव कि हम उसको एक्सटेंड कर सकें। सिक्योरिटी, आपका डाटा क्या है, हाईली सिक्योर्ड होना चाहिए, पायरेटेबल नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग, और ये सारी एक्टिविटीज जो है ये सारी आप क्या कर रहे हो, उन सबको मॉनिटर कर रहे हो। ये 4 चीजें जो कंस्ट्रेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स हैं, ये उसमें क्लाउड में एग्जिस्ट करने चाहिए। इसके बाद आता है, मैंने भी पहले आपको कहा था, जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर वो 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहते हैं ये क्या है, क्लाउड ऐप है या क्लाउड सिस्टम है। अगर वो नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं, क्लाउड का वर्ड यूज कर देते हैं साथ में, क्लाउड सर्विसेज मींस क्लाउड ईवो, तो इस तरह के मींस फैसिनेटिंग वर्ड यूज करके उसको सेल आउट करने। मैंने आपसे बहुत पहले आपने देखा होगा क्यूबी का वर्ड यूज हुआ। क्यूबी एक सर्विस प्रोवाइडर था जो इंटरनेट प्रोवाइड करता था। अब क्यूबी क्या है, क्यू क्वांटम से लिया गया है। अब वो क्वांटम का क्या मीनिंग है, क्वांटम की जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू द लाइट स्पीड, लाइट की स्पीड की इक्विवेलेंट होती है। जिन लोगों को उसका पता था वो तो इसलिए मैंने भी इंटरनेट की वो डिवाइस बाय की थी, वो इसलिए बाय की थी, मुझे लगा कि क्यूबी का इंटरनेट है वो जो भी इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू लाइट स्पीड की इक्विवेलेंट तो नहीं होगी, बट लुक लाइक बेटर स्पीड होगी एज कम्पेयर टू अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। बट जब लिया तो तब फिर दुख हुआ। इसलिए क्लाउड के नाम से भी लोग बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे सिस्टम लॉन्च कर देते हैं, बट वो अगर सही मैंने में बीइंग एक्सपर्ट, अगर क्लाउड एक्सपर्ट अगर वो है तो उनमें ये 5 चीजें क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। वो कौन सी हैं? ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कैन बी प्रोविजन्ड ऑन डिमांड by the user without requiring interaction with the cloud service provider. The process of provisioning resources is automated. आप जब भी कोई रिसोर्स की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली साइन होनी चाहिए, ना कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको उसको वो राइट्स दे, बार बार उससे कम्युनिकेट करना पड़े। दैट प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड। रिक्वायरमेंट, आप जब भी कोई रिसोर्स मांगे तो रिसोर्स आपको एलोकेट हो जाए। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस में क्या है कि ओवर द इंटरनेट डिफरेंट लोकेशंस पे, डिस्पर्स लोकेशन से, दुनिया के किसी भी कोने से अगर आपके पास इंटरनेट है तो उस रिसोर्स को आप क्या कर सके, एक्सेस कर सके, उस रिसोर्स को आप यूज कर सके। क्या कहता है, क्लाउड कंप्यूटर रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस्ड over the network using the standard access mechanism that provide platform independent access through the use of heterogeneous client platforms such as workstations, laptops, tablets and smartphones. किसी भी डिवाइस के जरिए वो उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके। नेक्स्ट इज रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग में ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो जरूरी नहीं है आपने वो सारे के सारे रिसोर्सेज A to Z रिसोर्सेज सारे आपको एक्सेस करने हैं तो फिर आपको रिसोर्स मिलेगा, नहीं। उनकी कस्टमाइजेशन की जा सकती है। मुझे A, S और Z रिसोर्स चाहिए तो A, S और Z मुझे रिसोर्स वो दे दे, बट दीज रिसोर्सेज शुड बी इंटीग्रेटेड इन अ virtualized layer, जो हमने पहले डिस्कस किया। कहते हैं द कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आर पूल्ड टू सर्व मल्टीपल यूजर्स यूजिंग मल्टी टेनेंसी। अब देखिए, मल्टी टेनेंसी की जो बात कर गई है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, मल्टीपल ग्रुप्स को अगर डिफरेंट तरह के रिक्वायरमेंट्स है, डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज चाहिए, तो दैट कैपेबिलिटी शुड बी इन क्लाउड कंप्यूटिंग में कि आपको रिसोर्स पूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मिलता रहे। जरूरी नहीं है जितने का मैं कोई 5 रिसोर्सेज की मार्केटिंग कर रहा हूँ, ये 5 रिसोर्सेज मेरे पास है, मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन एक रिसोर्स चाह रही है, दूसरे से 5 चाह रही है, तीसरी 3 का कोई कॉम्बिनेशन बना रही है, दैट शुड बी प्रोविजन इन दैट सिस्टम। Rapid elasticity, cloud computing resources can be provisioned rapidly and elastically.
क्लाउड रिसोर्सेज कैन बी रैपिडली स्केल्ड अप और डाउन बेस्ड ऑन डिमांड। अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है तो रिसोर्सेज को इनहांस भी किया जा सकता है। अगर आपकी डिमांड नहीं है क्लाउड रिसोर्सेज की, जो आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनको डाउन ग्रेड करने की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो लॉजिकली क्या हुआ, आपके पास रिसोर्स पूलिंग भी हो, मल्टीपल रिसोर्सेज की